सो रेडियो एक्टिविटी आपके अकॉर्डिंग क्या होती है? That the substance or particle is emitting some sort of energy. एनर्जी और रेडिएशन और सम Radi- पार्ट, इट कुड बी सम पार्टिकल्स आल्सो, जरूरी नहीं है कि आपके सिर्फ एनर्जी ही आएगी, इट कुड हाँ बी सम पार्टिकल्स, इट कुड बी समथिंग लाइक, हाँ एनर्जी भी है इन द फॉर्म ऑफ लाइट आल्सो, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ हीट. हम्म. सो लास्ट टाइम आई तो थिंक मैंने छोटा सा वो किया था, तो इफ यू कुड रिकॉल हाँ, क्या but basically it is just radiating something, so it is radioactive. इसकी डिस्कवरी के बारे में तो आपको पता होगा, हाँ, क्या था मतलब डिस्कवरी एज इन रेडियो एक्टिविटी डिस्कवरी किसने करी थी? मैरी क्यूरी. मैरी क्यूरी अगेन. ठीक है. सो शी डिड वर्क ऑन अल्फा पार्टिकल्स. सो बेसिकली रेडियो एक्टिविटी होती क्या है कि जैसे होता है ना, हमें गुस्सा अगर आता है तो वी रेडिएट एनर्जी, वी मतलब हमें अपनी एनर्जी लूज करनी है उस टाइम, गुस्सा है या किसी को मार Yeah. के, किसी चीज़ को तोड़ के, किसी पे चिल्ला के, अपने ऊपर चिल्ला के, पिल्लों में चिल्ला के, वट हम अपनी एनर्जी लूज करते हैं. सेम चीज़ न्यूक्लियर करता है, Okay. बिकॉज एवरी सिस्टम वांट्स टू अटेन लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी. Least potential. Yeah. ठीक है. सो न्यूक्लियस का भी यही काम है. तो जब भी न्यूक्लियस के पास एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगी या फिर वो अनस्टेबल स्टेट में आएगा, इट विल एमिट एनर्जी इन वन और अदर फॉर्म्स. ठीक है. सो बेसिकली जो हमारे सिलेबस में ज़रूरी है, दोज आर 3 to 4 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी के. हमें बस उनके बारे में सिर्फ जान, मतलब एनसीईआरटी बेसिस पे, इट्स जस्ट कि आपको बस नाम पता हो, बेसिक इंट्रो पता हो, बट हम थोड़ा सा डीप जाएंगे बिकॉज बेसिक इक्वेशन पता होनी चाहिए. ठीक है. सो 3 तरीके से हमारी एनर्जी लूज कर सकता है हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियस. अनस्टेबल का मतलब एक्स स्टार, इट इज हैविंग सम एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में अभी. ठीक Okay. है. दिस विल गिव यू, इट कुड गिव यू सेम न्यूक्लियस, इट कुड गिव यू अनदर न्यूक्लियस Hmm. with some energy or whatever it could be. ठीक है. So we talk about 3 to 4 channels जिसमें से एनर्जी लूज हो सकती है. फर्स्ट वन इज एन अल्फा डीके. Channels as in means of losing तरीके energy. मतलब जैसे होता है ना, किसी को गुस्सा करके, किसी पे किसी चीज को तोड़ के, हाँ, तो हमारे मतलब 2 चैनल हो गए. okay. उस तरह से न्यूक्लियस के पास भी बेसिकली 3 तरीका ऐसे to lose energy. तरीके, इतने तरीके हैं जहाँ से अपनी एनर्जी रिलीज कर सकता है. Okay. तो पहला होता है हमारा अल्फा डीके. ये क्या होता है? बाय रिलीज ऑफ अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल क्या होता है भैया? Alpha particle is doubly ionized helium nucleus. एटम, न्यूक्लियस Helium atom, sorry. और helium बैलेंस nucleus. कर ही नहीं पाएंगे. हाँ. सो इफ आई हैव अ न्यूक्लियस से x, atomic number z, atomic mass is a, I need to emit alpha particle from it. तो मेरा न्यूक्लियस ऑब्वियस बात है बदल जाएगा, प्लस आई विल गेट अ He2 and 4. ठीक है. सो y में क्या आएगा? y के नीचे लाइक व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस डॉटर न्यूक्लियस? Z minus 2 Very good. and A minus 4. Very good. So this is the equation for alpha decay. Hmm. ठीक है. I had a excited nucleus X, वो उसने अल्फा डिके किया और एक डॉटर न्यूक्लियस बना दिया विच बिकम्स स्टेबल. Hmm. ठीक है. इसके अंदर आपकी एनर्जी जो होती है दैट इज रिलीज मोर देन 5 MeV इन जनरल. मतलब जो नेचुरली अकरिंग अल्फा डिकेज होते हैं उनकी एनर्जीज रफली 5 MeV से ज़्यादा आती है. काइंड ऑफ दिस इज अल्फा पार्टिकल की एनर्जी. Okay. एनर्जी जो निकली है. ठीक है. तो ये आपकी एनर्जी आती है मोर देन 5 MeV. एंड ये काइंड ऑफ एक टेस्ट है कि भाई आपको एक रेडिएशन मिली है जो 3 MeV की है और नेचुरली अकरिंग है, तो आप बोलोगे भाई अल्फा पार्टिकल तो कभी नहीं हो सकता. Yeah. इस तरह का टेस्ट है ये. ठीक है. तो जनरली 4-5 मतलब 4.5 और 5 के ऊपर ही रहती है एनर्जी. Okay. ठीक है. बाकी गामा टीके वगैरह में भी 5 MeV आती है, लेकिन ये श्योर हो जाएगा कि इससे कम है तो अल्फा तो नहीं है पक्का. Okay. ठीक है. अब ये काम कहाँ पे आता है? जो हमारे स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं घरों में या इंस्टीट्यूट्स में, उसमें ये काम आता है. उसमें कैसे? उसमें क्या होता है कि अल्फा डीके हो रहा होता है, एक सैंपल रखा होता है जिसमें से अल्फा निकल रहे हैं. ठीक है. जनरली आई थिंक एमरीशियम और बेरियम का होता है शायद. Okay. ठीक है. 241 एमरीशियम आई थिंक सो, आप चेक कर लेना. और वो कॉन्स्टेंटली डीके कर रहा होता है. Yeah. ठीक है. उसके ऊपर एक डिटेक्टर लगा हुआ है. Okay. जैसे धुआं आएगा हवा के अंदर,
तो ये अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही लेस पेनिट्रेशन वाले होते हैं, दे कांट पेनिट्रेट, दे कांट इवन पेनिट्रेट पेपर। हम्म तो पेपर से भी रुक जाएंगे अल्फा पार्टिकल्स, मतलब पेपर अगर आपने रख दिया यहाँ से अल्फा डीके हो रहा है, बीच में पेपर रख दिया, तो अल्फा पार्टिकल्स साइड क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ओके ठीक है, सो दीज आर वेरी लेस पेनिट्रेटिव इफेक्ट या वेरी लेस। तो ड्यू टू द स्मोक फिर वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते। हाँ, तो असल में डिटेक्टर के पास काउंट आ रहा था भाई, पहले हर सेकंड 1000 अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, जैसे धुआं आ गया उस टाइम पे अब वही कम 500 होने से लगे। 700 हो गए, हाँ। कुछ तो हुआ है। ओके ओके, सो इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होती है और आयनाइज भी कर देते हैं मटेरियल को। आयनाइज मतलब चार्ज आ जाता है, उस जिस भी चीज़ पे जाके फॉल करेंगे उस पे चार्ज आ जाएगा। ठीक है, या नेक्स्ट इज माई बीटा डीके। बीटा डीके में क्या होता है, दिस इज बाय रिलीज ऑफ, ये दो तरीके के होते हैं, वो इधर इलेक्ट्रॉन होता है शायद। और पॉजिट्रॉन ई प्लस। ओके पॉजिटिव। ठीक है, अगेन नथिंग दैट यू शुड बी कंसर्न ऑफ, बस थोड़ा आइडिया के लिए पता होना चाहिए क्या क्या होता है बेसिकली, इसकी खासियत भी होती है वो भी देखेंगे। सो अगर मैं पहले हम बात कर लेते हैं बीटा प्लस डीके एंड आई हैव बीटा माइनस डीके। बीटा प्लस में क्या होता है, सपोज आई हैव अ न्यूक्लियस जेड एंड ए एमिटिंग आउट वाई प्लस, एक सपोज इलेक्ट्रॉन इसमें पॉजिट्रॉन निकलेगा प्लस एंड दूसरा चैनल है मेरे पास जेड एंड ए एमिटिंग आउट वाई प्लस एक इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। This thing is your neutrino, this thing is your anti-neutrinos. ठीक है, सो है क्या, अब देखो अब इसका आप वो बताओ कि क्या क्या लाइक है, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने बनेंगे। अच्छा, I'll give you an idea, like बीटा प्लस होता क्यों है। बीटा प्लस में बेसिकली क्या होता है, आपके पास एक्स जो न्यूक्लियर था उसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हैं, से जेड प्रोटॉन्स एंड ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स हैं। या तो उस एक प्रोटॉन, उन बहुत सारे प्रोटॉन्स में से कोई एक प्रोटॉन अगर अपने आप को लाइक डिसइंटीग्रेट करके और वट एवर द प्रोसेस इज, वो बस वहाँ से बाहर निकल जाता है, अपना पॉजिटिव चार्ज बाहर दे देगा एंड इट सेल्फ बिकम्स अ न्यूट्रॉन। ओके तो एक प्रोटॉन उसने अपना चार्ज बाहर दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज बाहर आ चुका है और खुद अब वो न्यूट्रॉन बन चुका है। इफ दिस हैपन्स देन दिस काइंड ऑफ डिके इज नोन एज बीटा प्लस डिके। प्लस मींस एमिशन ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल, पॉजिट्रॉन। तो वो किस पार्टिकल को अपना पॉजिटिव चार्ज देता है? पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन इज अ एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ दैट तो आई नो, बट वो आता किधर से है? अपने अंदर से उसने फॉर्म किया है, न्यू प्रोटॉन ने? प्रोटॉन के अंदर, प्रोटॉन ने अपने आप में से ही एक पॉजिट्रॉन निकाला है, एमिट किया है एंड खुद न्यूट्रॉन बन गया। एंड इट इज द सेम डायमेंशन वाइज एज इलेक्ट्रॉन ओनली, बस वो उसका चार्ज ऑपोजिट है। डायमेंशन मतलब शेप वगैरह? नहीं मतलब उसका साइज और वो सब, क्योंकि फिर उससे ए और जेड पे फर्क पड़ेगा ना। Positron has, okay, very good. Positron has the same mass as that of electron ओके and opposite charge but similar value. Okay. Negativity same, polarity is different. ओके ठीक है, so positron पे positive 1 e charge and same mass 9.1 10 के minus 31 kgs is the mass of positron. ओके प्रोटॉन से ही निकला है, प्रोटॉन का मास 1800 गुना ज़्यादा होता है अप्रोक्सीमेटली, सो कन्वर्ट करना आसान है। एंड न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है, अब सोचो कैसे आएगी एनर्जी। प्रोटॉन का मास सपोज 1 किलो है, सब जस्ट गिविंग आइडिया, मतलब असल में क्या 1.0078 होता है, हाँ न्यूट्रॉन का 79 होता है। तो प्रोटॉन ओके ने इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन ने बाहर निकाल दिया और खुद न्यूट्रॉन बन गया, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, आइडिया। बिकॉज जो एनर्जी का लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट, एनर्जी का लॉस कहाँ हो रहा है? मतलब द मास इज टर्निंग, नहीं द एनर्जी इज टर्निंग इनटू मास। वेरी गुड। या तो ये होगा पाएगा चीज जब हाईली एनर्जेटिक होगा। तो Okay. एनर्जी कहाँ से, वो जो एनर्जी एक्स्ट्रा थी वहां से कुछ मास बनी है एंड देन इट टर्न इनटू न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन
ठीक है, अगेन ज़्यादा एनर्जी पे ही हो पाएगा, ये ऐसे छोटी मोटी थोड़ी बहुत एनर्जी पे नहीं हो पाएगा. So particle has to be very highly radioactive in this. Highly energetic. Highly energetic. Radioactivity depends how much it is emitting. Okay. How much it has originally, that is how much energy, how much unstable the particle is. Okay. एंड ये नहीं कह सकते कि हम भाई इसको देख के ये न्यूक्लियस एक्साइटेड हो रहा है भाई ये एमिट करेगा. वी कांट से. वो प्रोबेबिलिटी होती है, हो सकता है दो चीज़ भी एमिट कर रहा है एक टाइम पे. मे बी अल्फा पार्टिकल भी हो रहा है और बीटा भी निकल रहा है. Okay. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. कम पॉसिबिलिटी होंगी बेशक, बट पॉसिबिलिटी होती है. इट्स जस्ट लाइक कि हम देखते हैं कि ये हुआ है तो ये हुआ होगा अंदर. ठीक है, Okay. वी कांट से कि देश को देख के भाई ये लाइक इसके हाथ लाल है तो इसने खून किया, ऐसा कुछ नहीं कर सकते. Hmm. Okay. So beta plus particle is emission of a positron. Beta minus decay is emission of a electron. अच्छा, हम इसकी बात कर रहे थे. So basically हुआ क्या है, एक प्रोटॉन जो है वो जाके क्या बन गया, एक न्यूट्रॉन. So what is the atomic mass of this daughter nuclei? A. Very good. This remains same. This reduces by 1. This remains. This will be Z plus Z 1. minus This 1 will and be A. मतलब इसमें क्या होता है, एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन बन गया. तो एक न्यूट्रॉन बढ़ गया और प्रोटॉन घट गया है. न्यूट्रॉन जीरो चार्ज, या उसने एक पॉजिटिव भी दिया और एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया. तो पॉजिटिव चार्ज भी दिया, नेगेटिव बाहर निकाल दिया. तो इट एक्चुअली हैड जीरो चार्ज. एक रिएक्शन हुई जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी निकल गया, नेगेटिव भी निकल गया. रिमेंबर आई टोल्ड यू कि न्यूट्रॉन के बाद ऐसा नहीं है कि चार्ज नहीं होता. हाँ, इट हैज चार्ज बट नेट चार्ज नेट चार्ज जीरो. ठीक है. नाउ खासियत जो है वो याद रखनी है आपको ये चीज़ कि इन बीटा डीके A remains same. ठीक है. अब आती है बात न्यूट्रिनो. अगेन नोट द कंसर्न ऑफ दिस सिलेबस, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि बिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज आर पासिंग थ्रू यू इवन नाउ. इस पॉइंट पे भी आपके थ्रू बिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज पास कर रहे हैं. और वो कहाँ से आ रहे हैं? जो सूरज पीछे अभी यूएस में शाइन कर रहा है, वहाँ से निकले हैं. मतलब यूएस के थ्रू होते हुए धरती के सेंटर से पास करते हुए आपके निकल के बाहर जा रहे हैं. सो न्यूट्रिनोज आर सच पार्टिकल्स दैट डोंट रिएक्ट विद एनीथिंग. ओके. सो टैंक बनाया गया था. दे आर वो जस्ट मतलब पार्टिकल्स बस दैट हैं. डोंट रिएक्ट. हाँ, वो बस हैं, एमिट होते हैं एंड दे जस्ट कीप ऑन ट्रैवलिंग. ठीक ओके. है. ऑलमोस्ट मासलेस, बहुत ही नेग्लिजिबल मास होता है. सो वी से ऑलमोस्ट मासलेस पार्टिकल्स हैं और डिटेक्ट होते हैं. लाइक अगर आप एक ऐसे करो ना, स्विमिंग पूल बना लो पूरा बड़ा ओलंपिक साइज का, या उसमें 5 या 10 न्यूट्रिनोज डिटेक्ट हो पाएंगे. पानी से डिटेक्ट होते हैं. ओके. इतने बड़े स्विमिंग पूल में 5-10 ही डिटेक्ट हो पाते हैं. ओके. तो देयरफॉर कितने आ रहे थे, बिलियंस आ रहे थे, उसमें 5-10 ही डिटेक्ट हो पा रहे हैं. इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया था. सो अगेन नोट अ कंसर्न, जस्ट फूड फॉर थॉट. ठीक है. या सो बीटा डीके इज डन. एंड अच्छा, अब आती है बात हमारी कि जो भी डिके हुआ हमारा, जो भी डिके हुआ पार्टिकल्स हैं, तो उनकी एनर्जी क्या आएगी. सो क्यू वैल्यू क्या होती है? क्यू वैल्यू, दिस इज बेसिकली दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स. जो आपके प्रोडक्ट बने हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है. दिस इज द क्यू वैल्यू ऑफ अ रिएक्शन. सो इफ द क्यू वैल्यू इज पॉजिटिव, वी से इट इज एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अपने आप प्रोसीड कर जाएगी. नेगेटिव है, एंडोथर्मिक, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी. तो does this also count neutrino and anti-neutrino? उनकी एनर्जी, हाँ, बट वो बिकॉज मासलेस पार्टिकल्स हैं तो ओके. इग्नोर हो जाते हैं. अभी के लिए हम इसको इग्नोर करेंगे. ओके. वैसे इसके क्वेश्चंस आई थिंक एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में है, बट बुक में कहीं थ्योरी में मेंशन नहीं है. बट स्टिल क्यू वैल्यू इज सिंपली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स. सो अच्छा, आई कहाँ से एनर्जी बताओ. अच्छा, आउट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट्स हैं, देन प्रोडक्ट्स बने, प्लस सम एनर्जी बनी. आउट ऑफ दीज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स व्हिच वन हैज लार्जर एनर्जी? जो रिएक्टेंट है. रिएक्टेंट्स. सो क्या करेंगे इसको, विल से सम ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स टाइम्स c square. This is mass.
M. दिस इज मास, समेशन ऑफ ऑल द मासेस, मतलब अगर आपकी रिएक्शन है Okay. सपोज A प्लस बी गिविंग आउट C प्लस D, तो ये क्या बनेगा, Q वैल्यू बनेगी आपके पास MA प्लस MB माइनस MC माइनस MD टाइम्स C स्क्वायर। अच्छा, इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम Q वैल्यू को ही, दिस इज जस्ट प्योर लॉजिक। अब बताओ मुझे कि व्हेन द रिएक्शन हैज प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर आपकी रिएक्शन प्रोसीड कर चुकी है, सो जो रिएक्टेंट्स हैं उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी या फिर जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी? Reactants only. सोचो दोबारा। अच्छा, व्हाई डिड यू से दैट? आई एम सेइंग Because बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है? जो स्टेबल होता है। स्टेबल yeah. कौन होएगा? भाई प्रोडक्ट स्टेबल थे तभी तो बने, अगर हमारा रिएक्टेंट अनस्टेबल होता ही नहीं, No, but प्रोडक्ट बनता ही नहीं, after like decaying all these particles and losing its radioactivity, तो reactant भी stable नहीं हो जाएगा. रिएक्टेंट वॉज अनस्टेबल, तभी वो प्रोडक्ट उसने बनाया, अदरवाइज वो पड़ा रहता वहीं पे। हाँ तो बट एक बार जब बन गया तो फिर स्टेबल नहीं हो जाएगा. तो वो रिएक्टेंट नहीं है। अगर मान लो आपने 1000 सैंपल लिए हैं, उनमें से सिर्फ 30 सैंपल ने रिएक्ट किया है, हाँ. तो वो 30 सैंपल ही आपके रिएक्टेंट्स हैं, बाकी Oh, सब दिस इज वेस्टेज फॉर अस okay, इन okay. टर्म्स ऑफ दिस Yeah. क्वेश्चन। ठीक है, सो क्यू वैल्यू को हम दूसरे टर्म से बोल सकते हैं, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। Reactant. Okay. ऑपोजिट है। Okay. Okay. सो नेक्स्ट एक बार टॉपिक बताओ नेक्स्ट वाला। आई थिंक अच्छा गामा ठीक है रह गया हमारा। अच्छा, एक चीज़ और भी है, इसकी पेनिट्रेशन पावर की बात भी कर लेते हैं। इसकी एनर्जीज कुड बी एनीथिंग, लाइक इट मे रेंज फ्रॉम केईवीज टू एमईवीज, कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई खास ऐसा कट ऑफ नहीं है। Okay. एंड पेनिट्रेशन पावर इज लाइक कि ये कार्डबोर्ड से रुक जाएंगे, लाइक पेपर से शायद पास ऑन कर जाएंगे पेपर के थ्रू, लेकिन थोड़ी सी अगर आपने मोटी शीट यूज़ कर ली, कार्डबोर्ड हो गया जैसे आपने यूज़ कर लिया, या फिर वुड हो गया, तो इनसे रुक जाते हैं आराम से। Okay. ठीक है, so it has like larger penetration as compared to than alpha particles. Then we have a gamma decay. गामा decay क्या होता है? दिस इज सिंपली अगर एक न्यूक्लियर आपके पास एक्साइटेड स्टेट में है, तो बस लाइट को एमिट करेगा, एंड दैट लाइट इज जनरली इन द स्पेक्ट्रम ऑफ गामा decay, गामा Okay. रेडिएशन। Okay. तो इफ आई हैव एक्साइटेड न्यूक्लियस, इस पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, स्टार का मतलब एक्साइटेड है, दिस एमिट्स आउट वाई जेड एंड ए, बेटर से एक्स ही आएगा बिकॉज नथिंग चेंजेस, प्लस एनर्जी। this has high penetration, or better say highest penetration, highest penetration amongst all radiations। एनर्जीज भी कम से लेके बहुत ज़्यादा हो सकती है इनकी, और पेनिट्रेशन पावर भी सबसे ज़्यादा। Okay. ठीक है, इनको रोकने के लिए स्पेशली हमें लेड की ब्रिक्स लगानी पड़ती हैं। लेड जानते हो आप, एक्सरे के बाहर आप तो वो होगा, खैर आपने देखा होगा एक्सरे रूम के बाहर ना वो लगा होता है एक गेट के ऊपर ही, बहुत उसका गेट भी बहुत हैवी होता है, गेट पे कुछ वो लगा रखी होती है एक शीट सी, वो लेड की होती है, पीबी। Okay. ठीक है, और जो एक्सरे बंदा करता है, रेडियोलॉजिस्ट या जो भी उनका नाम होता है, वो एक लेड का एप्रन पहन के रखते हैं। Lead का apron. एप्रन, हाँ, ताकि उनको खुद के ऊपर रेडिएशन ना आए, क्योंकि उनका Okay. तो रोज का काम है रेडिएशन के साथ एक्सरे Yeah. करना है। सो एक्सरे आर relatively less energetic as compared to gamma rays,
गामा रेज उससे भी ज़्यादा एनर्जेटिक है। तो इनको रोकने के लिए आपको लेड की ब्रिक्स लगानी पड़ती हैं। जिस भी रिसर्च सेंटर के अंदर आप यूज़ करते हो तो पूरा लेड मतलब ईंटों से तो बना ही है, उसके बाद भी जहाँ पे एक्चुअल बीम आ रही होती है, लाइक रेडिएशंस आती हैं, वहाँ पे इतनी मोटी मोटी लेड की ब्रिक्स लगाते हैं, Okay. लाइक फैटर देन द एक्चुअल ब्रिक्स, ताकि रेडिएशन बाहर ना जाए। तो दिस इज वेरी पेनिट्रेटिव क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत कम होता है. पेनिट्रेशन पावर डज नॉट डिपेंड ऑन वेवलेंथ, बट कैरेक्टरिस्टिक्स है बस कि ये मटेरियल ऐसा है हमारा, मतलब Okay. मटेरियल भी क्या कह रहे हैं, इसमें तो सिर्फ रेडिएशन है, इट इज़ जस्ट लाइट, Yeah. वी कांट से कि रेडिएशन बेसिकली पेनिट्रेशन। ओके, पेनिट्रेशन आई क्या कि अभी बात सोचो, एक कमरा है, आप Yeah. उस कमरे के अंदर 100 लोग हैं, हाँ. ठीक है, वो आप इस एंड से उस एंड पे जा रहे हो कमरे के, ठीक है, सो पेनिट्रेशन एज इन आपको यहाँ से उस कमरे से बाहर निकलना है, कमरे में 100 लोग हैं, सपोज 100 के 100 आपके अच्छे दोस्त हैं, विल Yeah. यू बी एबल टू पेनिट्रेट? नो, कोई ना कोई आपको रोक लेगा। बट इफ़ यू डोंट इंटरेक्ट विद देम, मतलब आप उनको आयनाइज नहीं करते, उनको एनर्जी देते हुए नहीं चलोगे, तो आप सीधा पास करते जाओगे। तो गामा इज दैट काइंड ऑफ थिंग कि ठीक है, थोड़ी बहुत एनर्जी उसको उसमें एनर्जी रेडिएट भी करता रहेगा उस मेटल के अंदर भी, लेकिन पास थ्रू कर जाएगा। अल्फा इज लाइक हर चीज़ से इंटरेक्ट कर लेगा, बेसिकली हर चीज़ को आयनाइज करता है, हर एक को Yeah. एनर्जी देता चलेगा, ठीक है। Okay. गामा भी देते हैं बट दे पास थ्रू इजीली। Okay. अगेन आई टोल्ड यू कि कोई भी एग्जांपल परफेक्ट नहीं होता, इट इज़ जस्ट कि आपको बस दिमाग में पिक्चर बन जाती है विजुअलाइज करने के लिए. Yeah. दैट्स इट, बिकॉज किसी ना किसी एंगल पे हर एग्जांपल फेल कर जाएगा, ठीक है। ओके, सो तीनों डिगेस क्लियर है? Yeah. ओके, नेक्स्ट टॉपिक बताइए क्या है उसमें। आई थिंक फ्यूजन फिजन होगा। आपने बोला था 4 टाइप के चैनल्स होते चार, हैं. ओके। तो एक होता है स्पॉन्टेनियस, मतलब बेसिकली ना एनसीईआरटी में 3 है, एक स्पॉन्टेनियस फिजन और फ्यूजन होता है। वो फ्यूजन में कर लेते हैं, Okay. न्यूक्लियर फिजन डाल लीजिए पहले, न्यूक्लियर फिजन। अब न्यूक्लियर फिजन अगेन एनर्जी को रेडिएट करने का एक तरीका है। तो 2 तरीके से होता है, एक तो होता है अपने आप हो जाए, उसको बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस। Yeah. एक होता है कि होता है ना कि किसी को गुस्सा आ रखा है लेकिन वो खुद कुछ नहीं कह रहा, अभी तुम उसको भड़काओगे एंड देन इट स्टार्ट्स टू रेडिएट, ठीक है। सो 2 तरह के न्यूक्लियर फिजन होते हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस, दूसरा इज इंड्यूस्ड, कि आपने उंगली करी और फिर उसको गुस्सा आ गया। सो अगेन हमारे सिलेबस में स्पॉन्टेनियस नहीं है, विच कुड बी डिस्कस्ड इन रेडियो एक्टिविटी। स्पॉन्टेनियस इट इज़ जस्ट द नेम, इसके अलावा हमें उस पर कुछ करना नहीं है। दिस इज स्पॉन्टेनियस फिजन। इट इज़ जस्ट लाइक कि एनर्जी को रेडिएट करने का एक तरीका है। Okay. जैसे अल्फा बीटा गामा है, सेम इज स्पॉन्टेनियस फिजन। इसमें होता क्या है कि एक हैवी न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियर में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, एंड जनरली इट इज डिसइंटीग्रेटेड इनटू ऑलमोस्ट सेम न्यूक्लियस। मतलब अगर सपोज 200 का मास वाला न्यूक्लियस है तो Yeah. मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि फेवर्ड होते हैं 100 और 100 के 2 बन जाएंगे, Okay. तो 50 मतलब मास एकदम 50-50 डिवाइड हो जाता है। Okay. दिस वन इज मोस्ट प्रेफर्ड चैनल बाय न्यूक्लियस। कोई रीजन नहीं है, इट इज जस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियस। तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि 100 और 100 में ही हो, वो बस प्रोपोर्शनली डिवाइड हाँ, होगा. जनरली देखा गया कि ये मोस्टली इसमें होते हैं, हाफ हाफ में. हाफ हाफ में। Okay. आप कहोगे कि ओड नंबर होगा तो क्या होगा, तो मतलब ऐसा नहीं कि 70 और 60 वाला 70 और 30 का रेशियो नहीं आएगा, 50-51 वाला काम हो जाता है। Okay. ओके, सो हमें बेसिकली पढ़ना है दैट इज इंड्यूस्ड फिजन क्या होता है। सो वी हैव टू स्टडी इंड्यूस्ड फिजन। सो वी टॉक अबाउट यूरेनियम। यूरेनियम के अंदर भी इंड्यूस्ड फिजन होता है। सो व्हाट वी यूज इज कि यूरेनियम अपने आप में ठीक है, इट इज़ रेडियो एक्टिव, बट हम क्या करते हैं उसको और ज़्यादा फिसाइल बनाते हैं, मतलब उसमें जो हमारी डिजायर्ड एनर्जी हमें चाहिए वहाँ से, उसको करने के लिए वी डू सम रिएक्शन, एंड दैट रिएक्शन इज कि एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को उसके साथ बम्बार्ड करा दो, यूरेनियम को Okay. यूरेनियम के साथ, ठीक है। सो आई विल राइट डाउन द इक्वेशन एज इट इज।
सो व्हाट वी डू इज, इसमें आप लिख लो थर्मल फिजन, सॉरी इंड्यूस्ड फिजन क्या होती है, वी bombard slow moving neutrons, we bombard BOMBARD, we bombard slow moving neutrons on uranium कौन सा आइसोटोप? 235. ओके. और हो सके इसकी मतलब एक रिएक्शन आप याद भी कर लेना, कोई भी एक, मैं आपको 2-3 रिएक्शन दिखा रहा हूँ. ओके, सो वी bombard slow moving neutrons on uranium 235, मेकिंग इट अनस्टेबल, मतलब उसको और एनर्जेटिक हो जाता है, एंड देन इट स्टार्ट्स टू रेडिएट. तो पहले ये बना, ये न्यूक्लियस बना, दिस इज योर कंपाउंड न्यूक्लियस या फिर इंटरमीडिएट स्टेज पे आया अब ये, एंड देन इट स्टार्ट्स टू डिसइंटीग्रेट इनटू अदर न्यूक्लियर, 144 बेरियम एंड 89 क्रिप्टॉन. ठीक है, असल में बहुत लॉन्ग चेन होती है कि यूरेनियम से पहले ये बनेगा, फिर वो बनेगा, फिर वो बनेगा, एंड दीज आर द फाइनल स्टेप्स के 12-13 स्टेप्स होते हैं उसके अंदर, उसके बाद फाइनली जाके ये बनते हैं हमारे 3 चीज़. ओके. So this is this slow moving neutron. These are slow moving neutrons. इनको हम बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन्स, और इनकी एनर्जी होती है रफली 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. इन न्यूट्रॉन्स की एनर्जी ये होती है 0.025 थर्मल न्यूट्रॉन्स. 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ठीक है, अब बात आती है स्लो मूविंग ही क्यों चाहिए. बिल्कुल हमें स्लो मूविंग ही चाहिए, फास्ट मूविंग होंगे तो हमारी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी. ओके. ठीक है, अगेन देयर इज नो स्पेसिफिक रीज़न, मतलब इसका क्या होता है कि देयर इज डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन फॉर रिएक्शन. तो बेसिकली इतना सोच सकते हो, आपको पानी, चलते पानी में मछली पकड़नी है, पानी का बहाव तेज होगा तो पकड़ में नहीं आएगी, पानी का बहाव स्लो होगा तो यू कैन कैच इट इजीली. ओके. उस सेंस में समझ सकते हो, बट एग्जैक्टली मतलब कोई देयर इज नो एनालॉजी टू इट, बट समझने के लिए है कि पानी का बहाव कम होगा तो मछली आराम से पकड़ लोगे. ठीक है, द न्यूट्रॉन शुड बी स्लो मूविंग, थर्मल न्यूट्रॉन्स होते हैं. एनर्जी आपको याद रखनी है. Do I have to remember all 3 examples? एक रिएक्शन कोई भी याद कर लो, कोई भी रिएक्शन. ओके. ठीक है, बेसिकली याद क्या करना है, हमने एक न्यूट्रॉन दिया यूरेनियम को, इट गॉट एक्साइटेड, फॉर्म द न्यूक्लियस, बेरियम और क्रिप्टन बनाया एंड रिलीजिंग 3 न्यूट्रॉन्स. एक दिया 3 बन गए. ये चीज़ बाद में डिस्कस करेंगे क्यों बना ये, क्या इससे क्या हुआ. 144 plus 89 वो क्योंकि कम 3 बच गए, बेरियम और क्रिप्टॉन. नहीं वो ठीक है, मतलब इट कुड ऑल्सो फॉर्म लिथियम या कुछ और, हाँ. कुछ भी बन सकता था. आई एम नॉट सेइंग, मतलब आई एम सेइंग ये चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, इससे क्या हो सकता है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ गेटिंग दिस एज अ बाय प्रोडक्ट. ठीक है, देन एक ये चैनल भी है, द सेम रिएक्शन कैन प्रोड्यूस अदर पेयर्स ऑल्सो. मतलब आपको बोला ना कि ज़रूरी नहीं है कि एक एक्साइटेड न्यूक्लियस एक ही तरीके से एनर्जी रेडिएट करेगा. सो दीज आर ऑल्सो सम ऑफ द थिंग्स, सम ऑफ द रिएक्शंस जो प्रोसीड कर सकती हैं इन अ न्यूक्लियर डिके और अ न्यूक्लियर फिजन. ओके. एक न्यूक्लियस इट कुड डू अल्फा एज वेल एज बीटा साइमल्टेनियसली. तो उसके एग्जांपल्स हैं कि मान लो एक हमने 1000 सैंपल्स के साथ किया ये रिएक्शन, 1000 में से सिर्फ 500 रिएक्ट कर रहे हैं, और 500 में से 100 ने किया वो पहली रिएक्शन, 200 ने की नीचे वाली सेकंड वाली, और फिर बचे हुए 200 ने भी ये वाली करी थर्ड वाली. दिस कुड आल्सो बी अ केस. ठीक है, another thing that you have to remember is energy released. Energy release means the Q value in a fission reaction of nuclei like uranium is of the order of 200 MeVs per nucleus. मतलब पर रिएक्टिंग न्यूक्लियस, पर फ्यूजनिंग न्यूक्लियस आपकी 200 MeVs एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज होती है. इस एनर्जी को हम यूज करते हैं इन गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर एनर्जी. हाँ, दिस इज द न्यूक्लियर एनर्जी दैट वी आर गेटिंग. सो 200 MeVs पर न्यूक्लियस. और अगर हमने 1 मोल न्यूक्लियस का ले लिया, थिंक ऑफ द एनर्जी.
10⁻23, Yeah. ठीक है, तभी वो गीगावोट्स मेगावोट्स में आपके पावर आती है न्यूक्लियर पावर प्लांट की, Okay. ठीक है, क्लियर है? Yeah. सो क्या क्या याद रखना है, पहली चीज़ इंड्यूस्ड है ये वाले फिजन, Hmm. ठीक है, एंड स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स डालते हैं हम, 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स उनकी एनर्जी होती है, Hmm. एंड Per nucleus Q value is पर न्यूक्लियस 200 रफली MeV. 200 MeVs पर न्यूक्लियस आपकी एनर्जी रिलीज होती है, Hmm. ठीक है, एंड एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एक न्यूट्रॉन हम देते हैं और 3 निकलते हैं, Yeah. 2 या 3, मतलब हर रिएक्शन में देखो यहाँ 4 निकल रहे हैं, यहाँ 2 निकल रहे हैं, तो एक्सेस ऑफ आपके पास न्यूट्रॉन्स आते हैं, Okay. जो डाले उससे एक्स्ट्रा आ रहे हैं, Okay. ठीक है, प्लस And देखो क्रिप्टॉन, देन यू हैव जिनोन, hmm. तो स्टेबल न्यूक्लियस बन रहे हैं आपके, Yeah. प्लस दिस न्यूक्लियस, Okay. दीज न्यूट्रॉन्स, ठीक है, हाँ जी, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, अब ये क्या लिखा है? The fragment products are radioactive nuclei. They emit beta particles in succession to achieve stable end product. ये कह रहे हैं कि हो मतलब मैंने आपको बोला ना कि 12-13 स्टेप्स बनते हैं एंड फाइनली दिस इज द बाय प्रोडक्ट, Yeah. तो उन 12-13 में से जो भाई 12 स्टेप्स आए ही क्यों, अगर आपका यूरेनियम रिएक्ट किया, Hmm. इट शुड डायरेक्टली गिव यू बेरियम, Yeah. बट ऐसा नहीं होता, यहाँ से ये बना, प्लूटोनियम बना, फिर कुछ और बना, फिर कुछ और बना, एंड फाइनली इट रीच टू ये, तो वो भी तो इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट में थे ना, Hmm. वो एक्साइटेड स्टेट में थे, उन्होंने क्या क्या रेडिएट किया होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे, किसी ने अल्फा डीके किया होगा, ये सब चलता रहता है, ठीक है, सो कहाँ पे लिखा है, हाँ ये द फ्रैगमेंट प्रोडक्ट्स आर रेडिएक्टिव न्यूक्लियाई, दे एमिट बीटा पार्टिकल्स इन सक्सेशन टू अचीव द स्टेबल एलिमेंट, ठीक है, 12-13 प्रोडक्ट्स होते हैं इस चेन के अंदर, सो अब हम थोड़ा सा इसको बाइंडिंग एनर्जी से रिलेट कर लेते हैं, क्या हुआ क्या इसमें, सो हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व के टाइम पे देखा था कि यूरेनियम कहाँ पे लाई करता है, Uranium यहाँ पे, will है be ना, at the top. नो नो नो, एट द टॉप तो फेरस वो आयरन होता है Fe56, हाँ, it will be इसकी just एनर्जी कितनी below होती है, that, 7.6. दिस इज 8.8 MeV हाँ, अप्रोक्सीमेटली, वो 7.6 होता यहाँ था. वाले की यू हैव यूरेनियम 235 एंड 38, इसकी एनर्जी होती है अप्रोक्सीमेटली 7.6 7.8 MeV, तो बिल्कुल एंड में होता है ये. मतलब इसके बाद कितने हैं आपके, आई थिंक 92 तो ये है, और टोटल आपके पास 118 119 है, या ठीक है, सो ऑलमोस्ट एंड पे आता है, एंड आई थिंक 100 के बाद या 105 के बाद तो ज़्यादा डिस्कवरी हुई भी नहीं होगी, मतलब अंदर और क्या क्या होता है, आई जस्ट रिमेंबर वेगली, बट वैसे बता रहा हूँ आपको कि ये 92 है ना, यूरेनियम 92 235, ओके. उससे ज़्यादा में इतनी अभी मतलब रिएक्टिविटी की शायद ना, मैंने नहीं पढ़ा, खैर आप चेक कर लेना अगर रिसेंटली कुछ हुआ हो तो, ओके, सो आयरन वी हैव एंड वी हैव 7.6 MeVs, ये क्या है 7.6 MeVs, इट इज इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर पर न्यूक्लियन. न्यूक्लियन, ठीक है, पर एटॉमिक नंबर, पर एटॉमिक मास, या सो बेसिकली जो भी न्यूक्लियाई आपके लार्ज मास वाले होते हैं, दे अंडरगो फिजन, अब भाई बाइंडिंग एनर्जी कम है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा करेंगे तो स्टेबल हो पाएंगे, या ठीक है, सो व्हाट दे डू इज दे ट्राई टू क्लाइंब द बाइंडिंग एनर्जी कर्व फ्रॉम द राइट साइड, तो वो इधर जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो हमारा आया क्या, 235 यूरेनियम ट्राई टू मूव टू 156 बेरियम, 156 से 144 था, ठीक है ना, इसने अपना एटॉमिक मास कम किया ताकि बाइंडिंग एनर्जी कर्व को राइट साइड से क्लाइंब कर पाए, ओके. ठीक है, सो बेसिकली राइट साइड में जो भी आपके पास न्यूक्लियस आएंगे, दोज विल अंडरगो न्यूक्लियर फिजन, तो लार्जर न्यूक्लियस
larger nuclei undergo fission to climb the binding energy. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व फ्रॉम द राइट हैंड साइड. Okay. ठीक है, इस टॉपिक के बारे में इतना ही काफ़ी है हमारे लिए. Okay. ठीक है, नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फ्यूजन. इसके बाद फ्यूजन. न्यूक्लियर फ्यूजन, इसमें क्या होता है, लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज Form bigger nuclei. फॉर्म Heavier nuclei. बिगर न्यूक्लियाई, एंड अगेन करते क्यों हैं, अगेन टू गेन स्टेबिलिटी, टू इंक्रीज their बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. Okay. So what they do is lighter nuclei will try to climb the binding energy curve from the left hand side to increase stability. So left side में जो भी इसके पास आयरन के लेफ्ट में जो होंगे they will undergo fusion. They fuse together and they fission, वो separate होते हैं. Okay, so here's the reaction. So सूरज के अंदर जो भी आपकी मतलब we know sun has been giving us energy for a long time. 13.5 बिलियन ईयर्स को हमारे यूनिवर्स को हो चुके हैं एंड अर्थ को 4.7 समथिंग हो चुके हैं. Yeah. ठीक है, तो तब से सूरज हमें एनर्जी दे रहा है एंड इट विल गिव अस एनर्जी फॉर ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ टाइम मोर. Yeah. ठीक है, तो वो एनर्जी आ कहाँ से रही है, दिस इज कमिंग फ्रॉम Nuclear fusion. न्यूक्लियर फ्यूजन से. ठीक है, सो स्मॉल न्यूक्लियाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइनिंग टू गिव यू एनर्जी. ठीक है, सो अब ये बताओ ये कौन सी रिएक्शन है. This is alpha particle decay. नहीं sorry. Beta बीटा plus decay. ठीक है, सो दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई मिलके दे गिव यू ड्यूटेरियम, देन दो ड्यूटेरियम मिलके आपको दे रहे हैं एक ट्रिशियम प्लस एक न्यूट्रॉन प्लस दिस मच एनर्जी Okay. एंड सो. तो पहले ड्यूटेरियम बना, फिर उसके बाद ट्रिशियम बना, फिर उसके बाद दो ड्यूटेरियम मिलके, मतलब ऐसा जरूरी नहीं, देखो क्या है कि सिर्फ ये नहीं कि भाई इतने बड़े सूरज के अंदर दो ही न्यूक्लियस हैं, तो किसी एक पॉइंट पर दो हाइड्रोजन मिलकर उन्होंने एक ड्यूटेरियम बनाया. ठीक है, एक और रिएक्शन भी ऐसी हो रही होगी, दो हाइड्रोजन मिलकर एक ड्यूटेरियम बनाएंगे, फिर दो ड्यूटेरियम मिलके बहुत से रिएक्शन कर सकते हैं, बट उनमें से कोई एक रिएक्शन ये भी आएगी जिसमें एक ट्रिशियम बन गया. Okay. ठीक है, एंड देन ट्रिशियम विल फ्यूज विद अदर न्यूक्लियस टू फॉर्म लार्जर न्यूक्लियस. Yeah. Alright. But the point is कि न्यूक्लियर फ्यूजन कराना इज अ डिफिकल्ट टास्क. आपकी एनसीईआरटी की बुक है आपके पास सभी? I have it open online. ऑनलाइन नहीं, वैसे पीडीएफ नहीं है, बुक नहीं है आपके पास? हाँ वो भी है. उसके पीछे देखो एक डायग्राम बना हुआ है. 1 second. नहीं इट्स ओके, कोई बाद में देख लेना, नेट पे देख लो या तो. नहीं, I have it kept here only. Yeah. हाँ ये. तो ये जो डिवाइस है दिस इज द प्रोजेक्ट ऑफ इटली, मतलब a lot of scientists are working on it, have been working on it. I think 30-40 साल हो चुके हैं इस प्रोसेस में, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू. दिस इज द प्रोजेक्ट ऑफ इमिटेटिंग सन, कि सन के अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा है. Okay. बट स्टिल नॉट फिगर्ड आउट प्रॉपरली. इट्स बीन 30 years के आसपास है, मे बी मोर, बट एग्जैक्टली क्या हो रहा है मे बी येट टू कन्फर्म. या अगर पता चल भी गया हो तो दे आर नॉट येट एबल टू इमिटेट इट. दोबारा सन नहीं बना पाए. Yeah. चाइना इज क्लेम्ड इट कि रिसेंटली साल 2 साल पहले कि सन बना लिया उन्होंने. हाँ वो आया था. तो ये वही प्रोजेक्ट है आपका. तो सन के अंदर की रिएक्शन पता करने की कोशिश कर रहे हैं. सो बेसिकली द थिंग इज फ्यूजन करना डिफिकल्ट इसलिए होता है बिकॉज वी नीड टू ओवरकम द कूलम्बिक रिपल्शन. ठीक है,
उसको पहले ओवरकम करना है, तब जाके हम फ्यूज़ कराएंगे दो न्यूक्लियस को। एक ढीला ढीला सा अगर न्यूक्लियस रखा है आपके पास, उसको हल्का सा टच करके या उसको इंड्यूस करा के यू कैन मेक इट फिसाइल। बट दो न्यूक्लियस को पास लेके आना, इट्स लाइक ओवरकमिंग देयर रिपल्शन ऑल्सो। तो ओके पहले हम उसको ओवरकम करना पड़ेगा। ओवरकम करने के तरीके क्या हैं? किसी भी चीज़ को एनर्जी देने के तरीके क्या है हमारे पास? या तो उसको स्पीड से भगा दो, ठीक है, या फिर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सेलेरेट करा दो, ठीक है। स्पीड से भगाने के तरीके क्या क्या है? या तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से हो पाएगा, या फिर उसको हम हीट अप कर दें, थर्मल मोशन से हो जाएगा। या बट इतनी स्पीड से और भगाना ताकि वो दूसरे से कोलाइड करके फ्यूजन कर रहे, दिस विल टेक अ लॉट ऑफ एनर्जी। या वो सन के पास पहले से है, ठीक है। सो वहाँ पे द प्रोसेस इज इजी। हमें सेम चीज़ करने के लिए वील हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है। दैट इज वाई दिस थिंग इज लाइक कॉस्टली भी है, प्लस में very hard to generate again and again. हार्ड टू जनरेट, हार्ड टू मेंटेन ऑल्सो, Okay. क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर चीज़ों को मैनेज करना। और मैनेज ऐसे नहीं कि भाई आप लोहे की चादर लगा दोगे उसके अंदर या मटका रख दिया उसके अंदर डाल के बंद कर दिया। Yeah. इट्स लाइक कोई वेसल में कंटेन नहीं हो पाएंगी चीज़ें, दीज आर प्लाज्मास, ठीक है। इसको मैग्नेटिक फील्ड लगा के करना पड़ता है। एंड हर एक न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। तो दैट इज़ अ बिट डिफिकल्ट टू मैनेज, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम वाला काम है, ठीक है। सो हमें करना क्या है, हमें उसकी कोलम्बिक रिपल्शन को ओवरकम करना है, Yeah. ठीक है। सो जनरली आपको दे रखा है द हाइट ऑफ द बैरियर डिपेंड्स ऑन द चार्जेस एंड रेडियस ऑफ द टू न्यूक्लियाई। इट कैन बी शोन फॉर एग्जांपल दैट द बैरियर हाइट फॉर टू प्रोटॉन्स, सिर्फ अगर दो प्रोटॉन हैं तो 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का कोलम्बिक बैरियर आता है। उस 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को आपको ओवरकम करने के लिए रफली 10 की पावर 9 केल्विन का टेम्परेचर देना पड़ेगा। Oh, okay. ठीक है। दिस इज वाई इट्स कॉस्टली एंड हार्ड टू एडजस्ट, मतलब वो करना हार्ड टू इमिटेट, Okay. ठीक है। पहले तो प्रोड्यूस तो कर भी लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको संभालना फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तभी होता ना कि हमने कुछ एक सेकंड के लिए सन बना लिया है, इस तरह की चीज़ आई थी है चाइना की। ऐसा नहीं कि वो लॉन्ग टर्म बना है, इट इज़ जस्ट लाइक कि हमने इतने टाइम के लिए सन को इमिटेट कर लिया फॉर मे बी 10 सेकेंड्स, मे बी 5 सेकेंड्स, 1 सेकेंड, जो भी उनका टाइम फ्रेम था। But is 10 की power 9 Kelvin temperature possible भी है? हाँ बिल्कुल। How is it? How is क्योंकि that? sun का भी also I think it's from 10 to 15 million Celsius to 5,000 at its surface. बेसिकली आपको उसको एक्सेलरेट कराना, उसके बाद एनर्जी आ जाएगी, Okay. ठीक है। तो प्रोसेस यही है, बट ठीक है। हाँ, और अगर कोई नई टेक्नोलॉजी है अभी रिसेंट लाई हो तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ, आप उसके बारे में पढ़ सकते हो। बट हाँ, इतना टेम्परेचर अचीव करना इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट थिंग, टेम्परेचर पे उसको संभालना इट्स डिफिकल्ट थिंग। Okay. Stable रखना हाँ, स्टेबल रखना उस चीज़ को कि कॉन्टिन्यूस हमारे को एनर्जी देता रहे, दैट इज़ अ टास्क। तो पहले तो उसको स्टेबल बनाएं, फिर वहाँ से एनर्जी निकालने की सोचेंगे, वो प्रॉब्लम, ठीक है। और सूरज की जो एनर्जी है दैट इज ड्यू टू द हाइड्रोजन, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल आई इसका, ठीक है। और इसके अंदर रफली एनर्जी आपकी होती है पर रिएक्शन, इट इज आई थिंक 4 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अल्फा पार्टिकल एटम विद अ रिलीज ऑफ 26.7। तो रफली 25 MeV के आसपास आपकी एनर्जी रिलीज होती है इन helium. प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल के अंदर, मतलब प्रोटॉन से आपका हीलियम बनाना है, Okay. ठीक है। अच्छा, ये आप कन्वर्जन करोगे कैसे? लाइक अगर मैं आपको बोलूँ कि जैसे हम ड्यूल नेचर में भी ये चीज़ हम करेंगे वैसे, बट स्टिल अभी बिकॉज टॉपिक आ चुका है, तो सपोज आपको 400 केवी का कूलम बैरियर ओवरकम करना है, तो टेम्परेचर कितना निकालें, या टेम्परेचर कैसे पता लगेगा हम कितना टेम्परेचर हमें लगाना है ताकि इतनी एनर्जी हमें मिल जाए? इसकी क्या इक्वेशन रखें इसके लिए? मतलब 400 के ईवी को क्या करना है हमको? हमें एक प्रोटॉन को सपोज, मतलब ऐसे करना है ना, 2 प्रोटॉन को हमें फ्यूज़ कराना है, या तो एक प्रोटॉन को कितनी एनर्जी दें, तो हम उसका टेम्परेचर कैसे निकालें, एनर्जी से टेम्परेचर कैसे निकलेगा? हाउ आर एनर्जी एंड टेम्परेचर रिलेटेड? Which reaction do we have for that? energy and temperature.
क्लास 11th इतना हिंट दे दिया मैंने आपको। थर्मोडायनेमिक्स की है कोई। गुड गुड, वेरी गुड। मैं एग्जैक्ट भूल गया हूँ। कोई बात नहीं, गिव मी एन आइडिया, क्या सोच रहे हो? एक वो रिएक्शन होती है, मतलब सॉरी फॉर्मूला होता है, आई थिंक इंटरनल एनर्जी का कुछ निकल के आता है। बेसिकली इट्स इक्विपार्टीशन थ्योरम। इट सेज हर पार्टीशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए वी हैव हाफ kT एनर्जी। हाँ हाफ केटी, हाँ ठीक है, सो 3 डायमेंशन हमारे पास हैं, 4 एंड इलेक्ट्रॉन, सिंगल पार्टिकल याद करो, डिस्टिंग्विशेबल नॉन डिस्टिंग्विशेबल। तो जब पार्टिकल ऐसा घूमता हुआ हमें दिखेगा ही नहीं, या सिर्फ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है मेरे पास। या ठीक है, सो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी? दिस विल बी इक्वल्स टू 3/2 kB into T, where this kB is your Boltzmann constant। और ध्यान रखना ये केवीज को आपको जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ओके। ये भी जूल्स में आएगा और ये टेम्परेचर आपको केल्विन में लगना है। ऐसा यूनिट्स कन्वर्ट करना, रेस्ट इज। तो फर्स्ट वी कन्वर्ट केवी इनटू जूल। हाँ, और फिर 3/2 kT सोल्व करोगे तो टेम्परेचर यू विल गेट, कितना टेम्परेचर आपको चाहिए। ओके, ठीक है, नेक्स्ट वी हैव थोड़ी सी चीज़ और हमारे पास है कि मॉडरेटर और कंट्रोल रोड्स हैं, उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है एंड एग्जैक्ट इन सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल ये किया हमने। तो अब आई बात हमारी 3N की बात थी, ये क्या करेगा? इस 3N के बारे में क्या सोच सकते हो? हमने एक N लगाया जिसने एक यूरेनियम को रिएक्ट करना स्टार्ट करा, मतलब इसमें फिजन कराना स्टार्ट कर दिया। या तो जब 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे तो हमें क्या होगा? तो विल हैव एन अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। हर एक रिएक्शन से 3 रिएक्शन हो रही हैं, इससे फिर 3 हो रही हैं, इससे भी 3 हो रही हैं, इससे भी 3 हो रही हैं। ओके। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हम कंट्रोल कर सकें, अदरवाइज तो ब्लास्ट हो जाएगी चीज़, इतनी एनर्जी को कैसे रख पाएंगे? ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल रोड्स। तो बट सपोज वी हैव ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ यूरेनियम जिसको हमको रिएक्ट करना है, तो जिस पॉइंट पे जाके सारा यूरेनियम खत्म हो गया और हमें उतना ही रिएक्ट कराना था, तो फिर तो क्या बट फायदा? हमें कराना था सुबह से लेके शाम तक, वो आधे घंटे के अंदर ही सारा खत्म हो गया। मतलब ओके। वी कुड हैंडल सुबह से लेके शाम तक की रिएक्शंस, हम्म। लेकिन उस आधे घंटे में सारी खत्म हो गई। ओके, तुम भी तो मतलब मतलब बेसिकली अगर हम एनर्जी हमें चाहिए तो हमारे हिसाब से रिएक्शन प्रोसीड करनी चाहिए, अनकंट्रोलेबल नहीं। मतलब दिस इज नोन एज चेन रिएक्शन। 1 से 3 बने, 3 से फिर या 9 बनेंगे, 9 से बनेंगे 27। हाँ, तो दिस जल्दी इज हो नोन एज चेन जाएगा, रिएक्शन। इस एक्सपोनेंशियली चीज़ को कीप हमें बढ़ना। हमें चाहिए हमारे हिसाब से एनर्जी रिलीज हो। ओके। ठीक है, तो हमने देखा क्या है कि मतलब हर एक न्यूट्रॉन नहीं आपको वो कर पाएगा, लाइक यूरेनियम को फिसाइल नहीं कर पाएगा। ओनली स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स कैन मेक देम फिसाइल। या ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब ये जो न्यूट्रॉन निकलेंगे दे विल बी हाईली एनर्जेटिक। ओके। ठीक है, तो अगर मतलब कंट्रोल करना है आपको इसको, तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा? पहली चीज़, अगर स्लो मूविंग है और रिएक्शन आपके हिसाब से नहीं चल रही है, मतलब लिमिटिंग इंक्रीज हो रही है आपकी, उस केस में क्या करोगे? आप इनको एब्जॉर्ब कर लोगे। स्लो मूविंग वालों को। हाँ, मतलब अगर स्लो मूविंग हैं, अगर न्यूट्रॉन्स हैं आपके स्लो मूविंग हैं, सपोज तीनों के तीनों 1 से 3 निकले, तीनों स्लो मूविंग है सपोज, आई एम ओके। जस्ट गिविंग इट लाइक, आप नेचर पहचानो, ये आइडिया मत रखो कि इससे स्लो मूविंग निकलते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया कि अगर स्लो मूविंग आएंगे तो क्या करना है हमें। ओके। अगर मान लो ये तीनों न्यूट्रॉन्स जो निकले हैं वो स्लो मूविंग हैं, ठीक है, एंड वी वांट के रिएक्शन करते रहें, तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। या अगर हम, बिकॉज चलाना हमें अपने हिसाब से है। अगर आती बात कि तीनों स्लो मूविंग हैं और रिएक्शन हमारी एक्सेस में प्रोसीड कर रही है, मतलब चेन रिएक्शन होती जा रही है, उस केस में क्या करना पड़ेगा हमें? देखो, तेज वाले को कम कर सकते हो, स्लो वाले को आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ठीक है, आप उसको एब्जॉर्ब कर लोगे। एब्जॉर्ब करने का तरीका क्या है? वी यूज पैराफिन यूज करते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं हमारे पास। पैराफिन है हमारे पास, देन वी हैव कैडमियम होता है, देन आई थिंक बोरोन भी होता है हमारे पास मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर पाए। तो कैडमियम मोस्टली, आई थिंक कैडमियम यूज होता है, देन पैराफिन वी हैव एंड देन बोरोन वी हैव। दीज आर न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स। ओके। तो एब्जॉर्ब ही कर लेंगे न्यूट्रॉन को। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है कि अगर मेरे पास ये तीनों न्यूट्रॉन्स हाईली एनर्जेटिक हों, तब क्या करेंगे? तब भी मतलब ठीक है, अभी एनर्जेटिक
नहीं ज़्यादा है, ये थोड़ी देर में ये भी मतलब कम टेम्परेचर पे आ सकते हैं, उस केस में क्या करें हम? या फिर सपोज करो रिएक्शन अब हो ही नहीं पा रही है, सारे सिर्फ हाई एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं और मुझे रिएक्शन, मुझे बिजली तो बनानी ही है, Yeah. तब मैं क्या करूँगा? आई यूज़, मेरे को एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो इससे टकरा के मतलब ये न्यूट्रॉन है, ये किसी एक्स से टकराए और क्या हो कि एक्स को एनर्जी मिल जाए बट न्यूट्रॉन मेरा बहुत स्लो हो जाए। Hmm. दिस इज व्हाट आई वांट। Yeah. तो एक्स अब स्पीड में भागे, Yeah. तो व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ द मटेरियल एक्स? Energy अगेन आई एम गिविंग यू हिंट। absorbing. हाँ Energy नहीं, absorb एब्जॉर्ब, करने के हाँ लिए. एनर्जी ऑब्जॉर्विंग करना है, हाँ. और एनर्जी ऑब्जॉर्व करने का सिलेक्टिव तरीका चाहिए हमें कि सिर्फ न्यूट्रॉन से एनर्जी ले। Hmm. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आई गिव यू अ हिंट, क्लास 11th अगेन, कोलिजन चैप्टर। रिमेंबर हम यहाँ क्या यूज़ कर सकते हैं ताकि ये चीज़ रुकी हुई है, चलता हुआ न्यूट्रॉन आए, टकराए और न्यूट्रॉन स्लो हो जाए और दूसरा भागे। Okay. व्हाट शुड द मटेरियल एक्स बी? Uh, कोलिजन चैप्टर के अंदर इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन कब होती है? जब जब जनरली हम एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं तो वी से कोलिजन्स आर इलास्टिक, पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, तो बात ये आती है जब हमारे पास दो पार्टिकल्स हों, दोनों का मास सेम हो, एक रुका हुआ हो दूसरा चल के आ रहा हो, when they are almost same mass, so they interchange their velocities. कोई प्रोटॉन रुका हुआ है, so I need to have protons here. प्रोटॉन कहाँ से आएंगे मेरे पास? पानी से आएंगे। ठीक है, पानी क्या है? H2O। hmm. तो पानी, अब आपको पानी नहीं देखना, हमें क्या देखना है? यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। ठीक है, सो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स कोलाइडिंग विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब सेम मास, ऑलमोस्ट सेम मास। Yeah. ठीक है, तो क्या होगा? न्यूट्रॉन स्लो हो जाएंगे और प्रोटॉन्स भागेंगे, Okay. इंटरचेंज वेलोसिटीज। Okay. ठीक है, और ये कंसेप्ट आपको आगे भी ध्यान रखना है, काफ़ी चीज़ों में काम आता है। ठीक है, व्हेन यू हैव टू पार्टिकल्स हैविंग ऑलमोस्ट द सेम मास, वन ऑफ देम इज एट रेस्ट, अनदर इज कमिंग विद सम वेलोसिटीज, सो दे इंटरचेंज द वेलोसिटीज। Okay. ठीक है, तो वी यूज प्रोटॉन हियर, और इस लाइक इस इंडिया में जनरली यूज होता है D2O, न्यूट्रॉन यूज करते हैं। Okay. इसको हम बोलते हैं हैवी वाटर, हैवी वाटर, भारी पानी। ठीक है. ठीक है, जनरली मतलब H2O यूज़ कर सकते हैं, इंडिया में हम D2O यूज़ करते हैं। यू कुड ऑल्सो यूज़ सम अदर मटेरियल, लेकिन सबसे सस्ता और सबसे अवेलेबल चीज़ यही है। पानी नहीं है. पानी ही, मतलब H2O इज, अगेन बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती होंगी पानी के साथ भी, Okay. तो D2O यूज़ किया जाता है इंडिया में, मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। Yeah. ठीक है, दिस इज इट फॉर दिस चैप्टर। मतलब बेसिकली आपको अपने हिसाब से रिएक्शन चलानी थी, उसको करने के लिए देर आर सम थिंग्स। एक चीज़ है कैडमियम यूज़ करना, अगर स्लो मूविंग है उनको रोकना है तो कैडमियम, एंड कैडमियम या बोरोन, और फास्ट Cadmium. मूविंग है उसको स्लो करना है तो फिर उसको कोलाइड कराएंगे विद T2O तो सिमिलर पार्टिकल. मास वाले पार्टिकल्स। सिमिलर और मास सिमिलर पार्टिकल. मास वाला सस्ता पार्टिकल क्या है? पानी। Okay. ठीक है, सो विद दिस योर चैप्टर इज ओवर। आपको करना है अब इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस आपके हैं वो करके आने, एंड कल मॉर्निंग में विल हैव अनदर वन, उसमें स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल स्किल्स 9 o'clock. 9, हाँ 9। ठीक है. ठीक है, चलिए क्वेश्चंस में कोई डाउट? आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट आएगा ऐसा। आपने क्वेश्चन देखे थे, बाकी नहीं देखे थे? बाकी तो तेवर आगे का तो मैंने नहीं देखे थे. चलो कोई नहीं, आप कल हो सके तो कल ट्राई कर लेना, नहीं तो एक क्लास मॉर्निंग रख लेते हैं, एक इवनिंग में भी कर लेंगे। ओके. ठीक है, ओके चलो, ठीक है। इसके डाउट बाद है तो किसी कौन क्लास से में? स्टार्ट करेंगे? डू वी डू दैट, क्या नाम है उसका, सुपर कंडक्टर्स या फिर एक्सपेरिमेंटल थिंग्स? हाउ गुड आर यू विद रिमेम्बरिंग थिंग्स? काफी, मतलब बायो करता हूँ तो काफी अच्छा. तो मतलब वेव ऑप्टिक्स में थोड़ा वो टेक्निकल है, सेमीकंडक्टर में मोस्टली याद रखने का है, ओके. तो whichever one you choose, कोई दिक्कत नहीं। सेमीकंडक्टर में ठीक है, ओके,
चलिए, गुड नाइट। Good night, sir.